यूएस एयर स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो आइए ओवरव्यू देखते हैं। तारीख थी 21 से 22 जून 2025। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। टारगेट्स में फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट शामिल था, जो कि आप जानते हैं जमीन के बहुत अंदर और मजबूत बना हुआ है। नेटन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी भी, जो लंबे समय से टारगेट रहा है क्योंकि वहां एनरिच्ड यूरेनियम का बहुत स्टॉक है। और फिर इस्फहान यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी, जो हथियार बनाने की प्रक्रियाओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्ट्राइक्स के डिटेल्स की बात करते हैं। इन्हें यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहते हैं, ने अंजाम दिया। इसमें स्टेल्थ बॉम्बर्स, क्रूज मिसाइल्स और यहां तक कि साइबर वॉरफेयर एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ। तबाही का पैमाना काफी बड़ा था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सैटेलाइट इमेजेस से पुष्टि होती है कि 18 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से तबाह हो गए या आंशिक रूप से डैमेज हुए। इंटेल सोर्सेज ने स्ट्राइक से पहले बताया था कि ईरान ने हाई लेवल एनरिचमेंट फिर से शुरू कर दिया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और NPR के अनुसार आधिकारिक जस्टिफिकेशन यह थी कि यह संभावित परमाणु हमले के खिलाफ एक प्रीएम्प्टिव मेजर था। अब ग्लोबल रिएक्शंस पर नजर डालते हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसे एक खतरनाक एस्केलेशन बताया। ईरान के UN एम्बेसडर ने इन स्ट्राइक्स को बल का अवैध उपयोग बताया। इस बीच US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मिशन को सफल घोषित किया, जिससे न्यूक्लियर ब्लैकमेल के प्रति जीरो टॉलरेंस का संकेत मिला। डिप्लोमैटिक रिस्पॉन्सेज की ओर बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी के साथ भारत की भूमिका फोकस में आई। इसमें शामिल नेता थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरानियन प्रेसिडेंट मासूद पेजेश्कियान। दिया गया संदेश तत्काल डी एस्केलेशन का आह्वान था। डायलॉग और रिस्ट्रेंट की भी एडवोकेसी की गई। साथ ही इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में सपोर्ट के लिए आभार व्यक्त किया गया। यह सब एक्स पर, जो पहले ट्विटर था, साथ ही ऑफिशियल प्रेस रिलीजेस PIB, AIR और द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से साझा किया गया। तो आइए अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। रूस ने हमलों की निंदा की और आप जानते हैं ईरान की संप्रभुता का समर्थन किया। चीन ने संयम बरतने का आह्वान किया और हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद न करने की चेतावनी भी दी। यूरोपीय संघ ने दोनों पक्षों से परमाणु कूटनीति पर लौटने का आग्रह किया। इजराइल ने अमेरिकी कदम का समर्थन किया और हां, कुछ सहयोग का भी संकेत दिया। इस बीच सऊदी अरब और UAE अलर्ट पर रहे, किसी भी एस्केलेशन से बचने के लिए सतर्क चुप्पी बनाए रखी। अब मानवीय और निकासी प्रतिक्रिया पर आते हैं। ऑपरेशन सिंधु भारत का बड़ा निकासी मिशन था। आपको कुछ आंकड़े बता दूं। 1400 से ज्यादा भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र, श्रमिक और तीर्थयात्री शामिल थे, उन्हें निकाला गया। सबसे हालिया उड़ान 22 जून 2025 को दिल्ली में उतरी, जिसमें 311 भारतीय थे। एयरस्पेस कोऑर्डिनेशन के लिए ईरान ने इन निकासी के लिए भारत के लिए अपना एयरस्पेस खोला। आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से ओवरलैंड रूट्स का भी ट्रांजिट कॉरिडोर्स के रूप में उपयोग किया गया। मुख्य निकासी केंद्र मशहाद, कोम, तेहरान और शिराज थे। ऑपरेशन सिंधु, जो भारत का निकासी मिशन था, वह वाकई सबसे अलग था। आइए फिर से आंकड़ों को देखें। 1400 से ज्यादा भारतीय नागरिक, छात्र, श्रमिक और तीर्थयात्री निकाले गए। सबसे हालिया उड़ान 22 जून 2025 को दिल्ली में उतरी, जिसमें 311 भारतीय वापस आए। ईरान ने विशेष रूप से इन निकासी के लिए भारत को अपना एयरस्पेस खोला, जिससे बहुत मदद मिली। साथ ही आर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के माध्यम से ओवरलैंड रूट्स का उपयोग ट्रांजिट कॉरिडोर्स के रूप में किया गया। मुख्य निकासी केंद्र माशहाद, कोम, तेहरान और शिराज थे। तो टेस्टिमोनियल्स। इवैक्यूएटेड छात्रों ने मनी कंट्रोल और इंडिया टुडे के माध्यम से भारतीय दूतावास के समन्वय की प्रशंसा की। स्थानीय ईरानी समर्थन भी बहुत मजबूत था और आप जानते हैं, क्विक डिप्लोमैटिक इंटरवेंशन ने वाकई फर्क डाला। अब आर्थिक प्रभावों की बात करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ईमानदारी से कहूं तो संकट में एक रियल चोक पॉइंट है। ईरानी मजलिस या संसद ने अभी अभी जलड मरुमध्य को बंद करने के लिए कानून को मंजूरी दी है, लेकिन हां, अंतिम मंजूरी अभी भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से लंबित है। वैश्विक दांव बहुत बड़े हैं। दुनिया के तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा हॉर्मुज से होकर गुजरता है।
प्रमुख आयातकों में भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ शामिल हैं। और तेल की कीमतें रॉयटर्स और सीएनबीसी के अनुसार कुछ ही घंटों में 8% बढ़ गईं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई संकट में एक चोक पॉइंट है। ईरानी मजलिस ने जलड मरुमध्य को बंद करने के लिए कानून को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम मंजूरी आप जानते हैं अभी भी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मिली नहीं है। दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति हॉर्मुज से होकर गुजरती है, जिससे वैश्विक दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हो जाते हैं। प्रमुख आयातकों में भारत, चीन, जापान और यूरोपीय संघ हैं। और हां, रॉयटर्स और सीएनबीसी की रिपोर्ट के अनुसार तेल की कीमतें कुछ ही घंटों में 8% बढ़ गईं। अंतरराष्ट्रीय चिंता आप जानते हैं निश्चित रूप से बढ़ रही है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गंभीर वैश्विक परिणामों की चेतावनी दी है। चीन ने अपनी ओर से ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद न करने का आग्रह किया है, जैसा कि संयुक्त बयानों में उल्लेख किया गया है। एक्सियोस और रॉयटर्स के अनुसार। और ओपेक ने संभावित आपूर्ति व्यवधानों को प्रबंधित करने के लिए एक आपातकालीन बैठक का प्रस्ताव दिया है। आइए मुख्य घटनाओं की टाइमलाइन देखते हैं। तो तारीख और घटना 21 जून 2025 को अमेरिका ने फोर्डाव, नातांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। फिर 22 जून 2025 को ऑपरेशन सिंधु की उड़ान में 311 भारतीय दिल्ली में उतरे। 22 जून को ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरानियन प्रेसिडेंट पेजेश्किन से बात की। 22 और 23 जून के बीच ईरान की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के लिए मतदान किया। और अंत में 23 जून 2025 को सुबह 4:58 बजे आईएसटी पर स्थिति अभी भी फ्लूइड है और यूएन, रूस और चीन ने प्रतिक्रिया दी है। अब रणनीतिक और भू राजनीतिक विश्लेषण की बात करते हैं। अमेरिका के रणनीतिक लक्ष्य काफी स्पष्ट हैं। पहला, मिलिट्री डिटरेंस को फिर से स्थापित करना। दूसरा, ईरान द्वारा परमाणु हमले को रोकना। और तीसरा, विशेष रूप से चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के बीच इजरायली ऑपरेशंस को परोक्ष रूप से समर्थन देना। तो यूनाइटेड स्टेट्स के रणनीतिक लक्ष्यों की बात करते हैं। सबसे पहले, मिलिट्री डिटरेंस को फिर से स्थापित करना एक प्रमुख प्राथमिकता है। फिर ईरान द्वारा परमाणु हमले को रोकने का लक्ष्य है। और अमेरिका इजरायली ऑपरेशंस को परोक्ष रूप से भी समर्थन देना चाहता है, खासकर चल रहे ईरान इजराइल संघर्ष के संदर्भ में। अब ईरान की संभावित गणनाओं पर आते हैं। एक बड़ा कदम हॉर्मुज थ्रेट को एक रणनीतिक बार्गेनिंग चिप के रूप में इस्तेमाल करना है। ईरान हमलों के बाद राष्ट्रवादी समर्थन जुटाने की भी कोशिश कर सकता है और बेशक उनके लिए भारत, चीन और रूस जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। जब भारत की स्थिति की बात आती है तो यह अमेरिका, ईरान, खाड़ी देशों और इजराइल के बीच एक संतुलनकारी कार्य है। हालिया निकासी वास्तव में भारत की बढ़ती रणनीतिक स्वायत्तता को उजागर करती है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी वैश्विक मंच पर भारत के नॉन अलाइंड एंगेजमेंट को रेखांकित करती है। तो टीचिंग एड्स और एंगेजमेंट टूल्स की बात करते हैं। ये आप जानते हैं सीखने को और अधिक इंटरैक्टिव और ईमानदारी से इसमें शामिल सभी लोगों के लिए बहुत अधिक मजेदार बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहां कुछ सुझाए गए चर्चा प्रश्न हैं। पहला, परमाणु सुविधाओं पर एकतरफा हमलों के कानूनी निहितार्थ क्या है? दूसरा, भारत अमेरिका और ईरान जैसे विरोधी अभिनेताओं के साथ संबंधों को कैसे संतुलित कर सकता है? तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वैश्विक भू राजनीति में क्या भूमिका निभाता है? और चौथा, सक्रिय सैन्य संकटों में राजनयिक हस्तक्षेप कितने प्रभावी होते हैं? अब कुछ सुझाए गए गतिविधियों की बात करते हैं। एक विचार है एक मॉक यूएन सेशन, जहां आप एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इमरजेंसी मीटिंग का अनुकरण कर सकते हैं। एक और गतिविधि है एक क्राइसिस मैप बनाना, जहां छात्र सभी हितधारकों और उनके हितों का मानचित्रण करते हैं। और अंत में आप एक इवैक्यूएशन लॉजिस्टिक्स केस स्टडी कर सकते हैं। 2000 नागरिकों के लिए पूर्ण पैमाने पर निकासी की योजना बनाएं। मुख्य स्रोतों और उद्धरणों की ओर बढ़ते हैं। यहां कुछ स्रोत हाइलाइट्स हैं।
यूएन न्यूज ने गटेरेस की इस खतरनाक मोड़ पर टिप्पणियों को कवर किया है। सीएनएन ने क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों का सैटेलाइट विश्लेषण प्रदान किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स, एनपीआर और द एसोसिएटेड प्रेस ने अमेरिकी रणनीति, आधिकारिक बयानों और ऑन प्रेषण विवरणों पर रिपोर्ट किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और द हिंदू के पास निकासी रसद और प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिप्लोमेसी पर जानकारी है। एक्सियोस, रॉयटर्स और सीएनबीसी हॉर्मुज जलडमरु मध्य और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर विश्लेषण प्रदान करते हैं। और अंत में ऑल इंडिया रेडियो और पीआईबी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के आधिकारिक बयानों और कॉल सारांशों को कवर किया है। ईरान पर अमेरिकी हवाई हमले वास्तव में मध्य पूर्व की भूराजनीतिक ट्रेजेक्ट्री में एक बड़ा मोड़ चिह्नित करते हैं, जिसके दूरगामी प्रभाव डिप्लोमेसी पर पड़ते हैं, ट्रेड पर पड़ते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ते हैं और मिलिट्री पोस्चरिंग पर पड़ते हैं। भारत की भूमिका एक रणनीतिक खिलाड़ी और अपने नागरिकों की सुरक्षा करने वाले एक जिम्मेदार अभिनेता दोनों के रूप में निश्चित रूप से प्रमुखता से उभरी है।